स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, सो चैप्टर नंबर 1 में मेरे पास कौन सा वाला डेरिवेशन है बाय द वे? जी का डेरिवेशन है। उसके पहले और भी है क्वेश्चन। पहले पूछता है कि स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड आल्सो डिराइव द फार्मूला। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तुम लोग को आता है ना, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a force which is directly proportional to product of the masses and inversely proportional to square of the distance between the two, है ना। सो आप लेकिन उसको डिराइव करने को बोल दिया तो हम लोग क्या कर रहे हैं भाई? तो भाई यूनिवर्सल लॉ नए हैंडराइटिंग में लिखा है ऑफ कोर्स। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिराइव कैसे करेंगे? तो फिर लेट से चलोगा ना। ओके, सो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास है m1 और एक ऑब्जेक्ट है उसका मास है m2। दोनों के बीच में डिस्टेंस है, सपोज डिस्टेंस है स्मॉल r। तो हमेशा स्मॉल r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, राइट? ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट? इतना ही है ना, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। प्रोपोर्शनलिटी के जगह पे जब भी इक्वल टू आता है तो एक कांस्टेंट घुसेड़ते हैं हम लोग। इस बार ये कांस्टेंट का नाम है कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या डिनोट करता है? कौन सा कांस्टेंट है वो? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या तो यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है वो। तो यहाँ तक आके हम लोग को स्टॉप कर देना इतना तक। ठीक है, इसके बाद भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर ठीक है, कि हम लोग को यूनिट्स ऑफ जी भी निकालना है, यूनिट्स ऑफ जी, कैपिटल जी। ठीक है, तो ये एक मार्क का आएगा। तो क्या करने का? हम लोग पहले ये फॉर्मूला लिख देने का। उसके बाद हमको क्या करना है? जी इज इक्वल टू ये एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, ये इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, नीचे आएंगे। ठीक है, तो यूनिट ऑफ जी इज फोर्स का यूनिट है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, यह है स्क्वायर अपॉन ये भी केजी में है मास, और फिर दूसरा भी केजी में है, मतलब क्या आएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, बराबर ना? ठीक है, और न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी रेज टू -2। और इसका वैल्यू भी मेरे को याद रखना है 6.67 into 10 raised to -11। अच्छा, ये फॉर्मूला कब यूज करना है न्यूमेरिकल में? ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में तब यूज होगा जब आपको क्लियर कट दिया रहेगा कि दो ऑब्जेक्ट है, वो कुछ भी हो सकता है, सन एंड अर्थ भी हो सकता है। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है, कुछ भी हो सकता है, दो ऑब्जेक्ट है और उन दोनों के बीच में का डिस्टेंस दिया है। ठीक है, तो ये है। बट अगर यही फॉर्मूला कोई तुमको बोलता है कि ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, तो चेंज हो जाएगा। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, चलो, या कोई भी प्लैनेट, तो चेंज क्या हो जाएगा? एक तो m1 बन जाएगा मास ऑफ अर्थ, दूसरा के m2 बन जाएगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब स्मॉल m। ठीक है, लेट m बी द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। कहां पे ऑब्जेक्ट? ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट है। लेट m बी द मास ऑफ अर्थ। The distance between this small m and this capital M, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस क्या रहेगा? रेडियस प्लस इस ऑब्जेक्ट का हाइट। बट रेडियस ऑफ द अर्थ कितना बड़ा है? रेडियस ऑफ द अर्थ है 6 into 10 raised to 6.4 into 10 raised to 6 मीटर, बराबर ना? 6400 किलोमीटर। इसके मुकाबले मैं अगर यहाँ पे माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ा रहा हूँ तब भी मेरा हाइट चिंदी है। ओके, बुर्ज अल अरब के ऊपर भी खड़ा रहूं तब भी मेरा हाइट चिंदी है, नहीं गिना जाएगा। ओके, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट अगर कितने भी नॉर्मल समथिंग मीटर्स में है, इवन 1000 मीटर्स में भी है, ओके, तब भी इसके सामने छोटा है, तब भी हम लोग उसको ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पकड़ेंगे। तो स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R हो जाएगा जब ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ बोला जा रहा है। कैपिटल M कितना होता है? 6 into 10 raised to 24 kg, 6 के पीछे 24 किलो, है ना? ठीक है, अब यही फॉर्मूला बिकम्स F इक्वल टू जी की जगह जी रहेगा क्योंकि वो यूनिवर्सल है, वो कभी चेंज नहीं होता। m1 की जगह पे आ जाएगा कैपिटल M, m2 की जगह पे आ जाएगा स्मॉल m, अपॉन ये डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स है, तो यहाँ पे दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? r। तो फिर ऐसे वाले न्यूमेरिकल्स में जहां पे क्लियर कट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ लिखा है तो ये यूज करना है। अबाउ द सरफेस,
ओके, एट सम हाइट अबाउट द सरफेस, ऐसा अगर क्वेश्चन में है तो चेंज हो जाएगा फिर से। सो ये है हमारा प्लैनेट अर्थ, ठीक है। M1 की जगह पे तो कैपिटल M आ जाएगा, ये R रेडियस है, सपोज ये ऑब्जेक्ट एट हाइट h है, ठीक है। M2 के जगह पे आ जाएगा स्मॉल m, ठीक है। तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F इक्वल्स टू G के जगह G रहेगा क्योंकि यूनिवर्सल है, M के जगह कैपिटल M स्मॉल m अपॉन ये पूरा का पूरा स्मॉल r है ना, डिस्टेंस बिटवीन द टू। सो अगर एट द हाइट अबव द सरफेस बोला तो r के जगह पे r प्लस h द होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ठीक है, डन। ओके, सो ऑन द सरफेस बोला तो ये, एट हाइट बोला तो ये, याद रहेगा क्या? सो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तुम लोगों के, कोई तो भी एक पर्सन खड़ा है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस क्वेश्चन में दिख गया मतलब ये फॉर्मूला है, ओके। और अगर बोल दिया कि दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट इज अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एट हाइट ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, तो मेरे को पता है कि रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है, प्लस हाइट भी ऐड करना पड़ेगा जो भी हाइट दिया रहेगा, ठीक है, डन। ओके, इसको फटाफट लिखेंगे क्या, या मैं मिटा दूं और तुम लोग बाद में ये कर सकते हो, मतलब तुम्हारा मर्जी, जल्दी बोलो। लिख लेंगे, लिखते समय हम पंखा चालू करेंगे, बोलते समय हम पंखा बंद कर देंगे। मैडम आपने प्रैक्टिस किया था, सबसे पहला ऑड मैन आउट, वोल्ट मीटर, एमीटर, थर्मोमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो थर्मोमीटर ऑड है, क्यों? तो लिखने का, ठीक है। गेट मेजर्स हीट, हाँ लिखने का, लिखोगे तो बहुत अच्छा बात है, नहीं आया तो बात अलग है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट वाला, डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म्स। Valency of an element is determined by the NO of the electron, number of electrons in the blah 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 blah। दूसरा लाइन नहीं खींचना है। तीसरा की गिव रीजन में 2 ही पॉइंट लिखा है, मैं देखो 2 मार्क क्यों दूं? तो एग्जांपल हो सकता था ना, फॉर एग्जांपल ये 2 एलिमेंट है, इनका वैलेंसी ये है क्योंकि इनके लास्ट में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डाल देता हूं, समझ रहे? ये वाला साइड में लाइन नहीं खींचना है क्योंकि तुम अपना स्पेस कम कर रहे हो और ये गंदा दिख रहा है। कॉमन सेंस, तुम्हारा पेपर बहुत सुंदर लगना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद और सब मस्त लिखा है तूने। देन अगेन देखो, पीरियड, थर्ड पीरियड, ये ग्रुप 2 थर्ड पीरियड क्यों? बिकॉज 2,8,2 वैलेंस, मतलब सॉरी 3 शेल्स, देयरफॉर थर्ड पीरियड, 3 शेल्स देयरफॉर थर्ड पीरियड लिखना है वहां पे, ओके। देन लॉज, नहीं ना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है ये, राइट। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लिखते टाइम, हाँ केवल लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लिखते टाइम, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया द रेशियो ऑफ sin i to sin r इज कांस्टेंट, तो आगे लिखने का है ना, एंड व्हिच इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n इज इक्वल टू sin i upon sin r। देखो ये डाल सकते थे जो कि दूसरे पेज में था, बट इधर आ सकता था, ठीक है। सो ये बाकी अच्छा नहीं है। देन क्या ये गिव, मतलब वन वर्ड आंसर था क्या? नेम या नेम द फॉलोइंग था, नेम ऑफ दिस कॉर्निया, व्हाट टाइप ऑफ इमेज, क्वेश्चन था ना, ओके। जब देखो क्वेश्चन पूछा जाए कि हु आर यू, आई एम इशिता, आई एम, सिर्फ इशिता लिख के आएगा तो अच्छा नहीं है वो, ओके। सो राइट फुल सेंटेंसेस जहाँ पे भी पॉसिबल है, ठीक है। और एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ये ग्राफ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर बताता है। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, थोड़ा बहुत लिखना है, 0 से 4 क्या होता है, 4 से 0 क्या होता है, जहाँ पे भी एक्सप्लेन करने मिले आपको लिखना है, ठीक है। थोड़ा बहुत, और बहुत अच्छा होगा अगर तुम लोग पेपर सॉल्व करके यहाँ पे रखे जाते हो, मैं को जब भी झक मार रहा रहूँगा मैं पेपर उनको खरीद करके दे दूँ, लेके आ, ठीक है, डन, ओके। सो दैट तुम लोग को पता चले क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, इधर कटता है ना, वो तुम लिख के देगा तभी मेरे को पता चलेगा तू क्या लिखते हैं, मेरे को कैसे पता, ठीक है। चलो ये हो गया, yes, sir. दूसरा क्वेश्चन कि अगर हम लोग को ये सब कुछ तो आता है, बट स्टार्टिंग में देखो भाषण कुछ लिखा रहता है, उसको भाषण लिखा रहता है ना, उसमें हम लोग अटक जाते हैं बहुत बार के भाषण क्या लिखना है, ओके। तो है ना, भाषण में वही लिखना है जो तुम लोग है ना यहाँ पे फॉर्मूला में लिखने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल m1 m2 क्या है, मासेस है, तो ऊपर तुमको लिखना है लेट m1 and m2 be the masses of the two objects,
let r, small r, be the distance between them. Let F, capital F, be the force of attraction या force of gravitation between them. Then, according to law of universal law of gravitation, F is directly proportional. बच गए हम लोग ऊपर. एग्जामिनर ये बिल्कुल नहीं देखेगा कि तूने टेक्स्ट बुक का ऊपर का कितना अच्छे से लिखा है, तेल लगाने का. एग्जामिनर देखेगा तूने कुछ तो गोबर लिखा है, डन. उसमें ये सब दिख रहा है, G, F, M1, M2 दिख रहा है ना, उसको ऊपर पड़ेगा ही नहीं. समझ रहे क्या? जैकपॉट. ओके, ऊपर लेट या इफ चालू करने का, नीचे सीधा सीधा आंसर आएगा. समझ में है? ठीक है. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इज डिराइव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट? ओके, डिराइव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, सो ठीक है. सबसे बढ़िया आंसर वो होगा कि अगर किसी ने डिफाइन कर दिया पहले उसको. ओके, तो डिफाइन क्या है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है वो लिख दिया. ओके, देन उसके बाद तुमको पता है कि फोर्स से चालू होता है ना. ओके, F इक्वल्स टू क्या रहता है, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर. ये कब के लिए है? फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट अर्थ, राइट? ठीक है. ओके, सो यहाँ पे भाषण आएगा कुछ तो भी, वो भाषण में अपन क्या लिखेंगे? ओके, if है ना, पता नहीं, if capital M with the mass of earth, small m with the mass of object on the surface of planet earth, r with the radius of earth, then the force of gravity equals to, मतलब then पे खत्म किया, then कॉमा, वेरी गुड, F equals to ये 1. देखा कितना इजी है. ऊपर डेरिवेशन में क्या लिखने का, वही लिखने का जो नीचे कुछ तो भी हम लोग करने वाले हैं. हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का दूर मिलेगा. ठीक है, आगे बढ़ते अगेन. ओके, सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली F इक्वल्स टू mg. ये कौन बोलता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, है ना. ओके, जिसको याद नहीं होगा तो 9th स्टैंडर्ड में हम लोग ने F इज इक्वल टू माँ पढ़ा था. देखो, फादर इज इक्वल टू माँ, तो A के जगह G तो है ये, AGOG, याद है? ठीक है, कि अगर दो ऑब्जेक्ट, व्हाट इज माय वेट, मेरा वजन क्या है? मेरा वजन है कि कितने ताकत से धरती माता मेरे को खींच रही है, M into G, राइट? ओके, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंक देता हूँ, राइट, तो अभी इसका वेलोसिटी कितना है? 0. ओके, बट जब मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, फ्री फॉल जब हो रहा है, तो इसका वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ते जा रहा है ना, एक्सेलरेशन. ओके, हर सेकंड में 9.8 एक्स्ट्रा, राइट? तो वो एक्सेलरेशन किसके वजह से है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट? क्योंकि F इज इक्वल टू मास होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, तो F इज इक्वल टू mg होगा. तो ब्रैकेट में तूने डाल दिया तो सेफ, ये भी 2. ओके, हम आज ये सेशन बाय द वे क्यों कर रहे पता है? डेरिवेशन आता है, मेरे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, बट मैं फिर भी उसको अवॉइड करता हूँ क्योंकि मेरे को भाषणगिरी नहीं आती. ठीक है, तो अब जब तुम लोग लिखोगे तो भाषण के साथ लिखना. मैं नहीं लिख रहा हूँ ब्लैंक, बट तू फेंकना. ठीक है, देन उसके बाद ये 1 और 2 तो सेम है, तो इट जस्ट से फ्रॉम 1 and 2 mg, ये वाला 2 इज इक्वल टू 1 gm अपॉन r स्क्वायर. ये स्मॉल m कट, g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर. ये देखा मैंने ठीक से कि स्मॉल m तो कट हो गया, तो फाइनल लिख सकते हैं हेंस द वैल्यू ऑफ g, द वैल्यू ऑफ स्मॉल g है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी does not depend on mass of object m. ठीक है, या तो act in a same way on all the objects. ठीक है, ओके. तो अगर कोई है ना ये डेरिवेशन नहीं भी मांगेगा ना, तो बोलेगा कि explain why value of g does not depend upon mass 2, यही सेम लिखने का according to सेम. समझ में है? स्मॉल m कट गया ना, मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू डिपेंड नहीं है, उसके फार्मूले में ही स्मॉल m नहीं है ना, तो मतलब छोटे वाले m के ऊपर इसका वैल्यू डिपेंड नहीं करता ना, फार्मूले में नहीं है, तो डिपेंड करता है क्या? ओके, याद है हम लोग को एक एक्टिविटी बेस्ड ऐसा क्वेश्चन था, एक हाथी को जीतू सर को आईफल टावर से नीचे फेंक दिया, तो कौन पहले आएगा? ऐसे लगते हैं ना, हाथी पहले आएगा, साथ में आएंगे हम.
हम साथ में क्यों आएंगे? हाथी का मास बड़ा है, जीतू सर का मास छोटा है, बट मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो सपोज ये है जीतू सर, चलो हाथी से भी मोटा हूं मैं, चलो, और ये है हाथी मेरे सामने, थोड़ा पतला है, ठीक है, और अपन ऐसे नीचे गिरे। सो अभी हम लोग दोनों का वेलोसिटी क्या है? 0, क्योंकि स्टार्टिंग में है, और अपन जब ऐसे फ्री फॉल करेंगे, राइट, ठीक है, तो ये 1 सेकंड में 9.8 जाएगा नीचे, ये 1 सेकंड में भी उतना ही जाएगा ना नीचे, फिर ये नेक्स्ट वाले सेकंड में नीचे जाएगा, नेक्स्ट वाले सेकंड में ये भी उतना ही जाएगा ना। ये दोनों एक ही गति से नीचे आ रहे हैं, तो बता कौन पहले पहुंचेगा? कोई नहीं है, दोनों से, है ना, राइट। तो तुम लोग को एक एक्सपेरिमेंट भी है कि बॉलिंग बॉल और फेदर्स को एक साथ ड्रॉप किया, एक एक्सपेरिमेंट है, यूट्यूब में भी है, ठीक है, बट ये तब होता है जब वैक्यूम रहेगा, मतलब एयर अगर रेजिस्टेंस नहीं दे रहा है तब, ठीक है, तो एयर विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ भी यही बोलते हैं, फर्स्ट लॉ मालूम है ना, पहला वाला ऑब्जेक्ट जो है अपना ही सीधे राह पकड़ के चलता है जब तक कोई दूसरा फोर्स उसको हाथ नहीं लगाता, राइट, ठीक है। तो कोई दूसरा फोर्स अगर नहीं है, टोटली अंडर ग्रेविटी है, तो दोनों के दोनों सेम इस पे आएंगे। और एक क्वेश्चन इसके ऊपर से एडिशनल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ये एडिशनल है, 1 मार्क का क्वेश्चन। क्या पूछेगा? ऑल्सो फाइंड इट्स वैल्यू, बराबर ना, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ऑन अर्थ, ठीक है। तो ये वाला टाइप का आएगा तो अपन सेम फार्मूला इधर चिपकाएंगे, G इज इक्वल टू गुड मॉर्निंग अपॉन आर स्क्वायर, याद है ना, F इज इक्वल टू गुड मॉर्निंग मुंबई अपॉन आर स्क्वायर है, इधर मुंबई नहीं है, ठीक है। ओके, सो इसका वैल्यू क्या रहेगा? G का वैल्यू 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻²। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं क्या बोल रहा हूँ अभी ध्यान से सुनो, तुम्हारा एग्जाम नजदीक आ रहा है, जब भी तुम लोग न्यूमेरिकल्स में ये नंबर्स डालोगे ना, तो ये भी डालो साथ, यूनिट्स के साथ लिखो, यूनिट्स के साथ सब्स्टिट्यूशन, अगर उसका दिमाग थोड़ा खराब रहा तो मार्क्स काट लेगा खाली। सब्स्टिट्यूशन को भी मार्क्स से याद रख, ये करने के बाद तेरा आंसर रॉन्ग आया ना तो भी तेरे को आधा मार्क मिलेगा, आधा मार्क फॉर्मूला के लिए, आधा मार्क इज्जत से सब्स्टिट्यूट करने के लिए, समझ रहे क्या? ठीक है, तो जैकपॉट, अपना आंसर रॉन्ग होगा कोई बात नहीं, सब्स्टिट्यूशन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। फिर मास ऑफ द अर्थ कितना है? 6 into 10⁻24 kg अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है? 6.4 into 10⁻6 मीटर का स्क्वायर। अब सोचो ये मीटर स्क्वायर होगा और ये मीटर स्क्वायर होगा, कट होगा, बराबर ना, ठीक है। देन उसके बाद ये kg⁻² है, मतलब इधर नीचे kg स्क्वायर है ना, एक kg स्क्वायर और एक kg कट होगा, बराबर ना, ठीक है। ऐसा बहुत सारा कुछ होगा, बाद में बचेगा क्या पता है? अच्छा, ये इसका वैल्यू मेरे को आता है 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो g का वैल्यू ऑन द प्लैनेट अर्थ इज 9.78 मीटर पर सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 1 मार्क का है, तो इसको सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखने का, राइट, बट इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और यहाँ पे पता है ना क्या समझ गया तुमको? इफ capital M with the mass of the planet, small m with the mass of the object on the surface of the planet, F is the force of gravitation, ठीक है, R is the radius of the planet Earth, then समझे, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा वेलोसिटी? एस्केप वेलोसिटी, तुम लोग एस्केप वेलोसिटी का मतलब मालूम है इज्जत से? क्या है एस्केप वेलोसिटी? लॉन्चिंग वेलोसिटी है ना। ओके, हम लोग के पास जो सैटेलाइट्स को भेजने का रॉकेट्स होता है वो कौन सा है? PSLV GSLV, राइट। ओके, तो PSLV GSLV को हम लोग कौन से वाले स्पीड से भेजेंगे ताकि वो एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए, इंफिनिटी तक नहीं, बहुत दूर तक पहुंच पाए और ग्रेविटी के बैरियर को तोड़ सके। तो एस्केप वेलोसिटी का जब भी डेरिवेशन आएगा तो पहला तो अपन डेफिनेशन लिख सकते हैं इसमें भी, है ना। तो पहला डेफिनेशन चिपका लिया तुमने, राइट। उसके बाद अगर हो सके तो देखो डेरिवेशन में डायग्राम अगर रहता है तो डायग्राम बना लेंगे। सर इसमें डायग्राम है क्या? तुम बना सकते हो, राइट। फॉर एग्जांपल ये अर्थ है तो इसका मास है m, राइट, ठीक है।
देन एक कुछ तो भी हाइट है और ये रेडियस है r, और यहाँ पे है हमारा सैटेलाइट कुछ तो भी एट हाइट h, कहाँ तक पहुंचाना है तो इंफिनिटी तक, राइट। पहले किधर था तो इधर, क्योंकि इसमें दो है ना, ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट एंड एट इंफिनिटी, दो है ना, राइट, ठीक है। सो ऑन द सरफेस जब यहाँ पे है तो u, ओके, ठीक है, मेरे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है उसी को ही मैं एस्केप वेलोसिटी बोलता हूँ। क्या मैं सही हूँ? इनिशियल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी है ना, वो वेलोसिटी जो तुमने उस रॉकेट को दिया ताकि वो वापस ना आए, राइट, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी है। यहाँ पे जो वेलोसिटी है, ओके, वो है v। v इज इक्वल टू, ये तो 100% श्योर रहता है कि ऊपर कोई ऑब्जेक्ट को अगर मैंने फेंका तो उसका वेलोसिटी कम 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 होते जाता है। एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है, राइट। सो ऊपर जो है वेलोसिटी 0, करेक्ट है, ठीक है। साउथ इंडियन मूवी वाला नहीं याद है क्या? पुष्पा झुकेगा नहीं साला। ओके, सो साउथ इंडियन मूवी में वो लोग उड़ते ऊपर, विलन्स भी उड़ते ऊपर, 5 सेकंड में सबको मारते था, बहुत लाते घूमती है उधर, ठीक है। एंड फिर वो लोग वेलोसिटी 0 हो गया, फिर उसके बाद वापस से नीचे आते हैं, राइट, ठीक है। सो डन, ये सब होते रहते हैं। सो ये तुम लोग ने डायग्राम बना दिया, ओके। अच्छा, अब भाषणगिरी करोगे, ठीक है। लेट द इनिशियल वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ लॉन्च du is equal to escape velocity, ठीक है, ओके। देन उसके बाद लेट r be the radius of the planet, of course, m मास, देखते हैं यूज आएगा क्या नहीं, ठीक है, आएगा शायद से, है ना। और स्मॉल m be the mass of the object to be launched, जो भी है, ठीक है। ये सब तुमने यहाँ पे पकड़ लिया। देन उसके बाद ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, बराबर ना, ओके। तो अपन इधर डालेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, ओके। ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर, बराबर ना, हाफ m u स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ m u के जगह पे आ जाएगा एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर, इतना तक ठीक है, ओके। पोटेंशियल एनर्जी कौन सा वाला है? ये mgh वाला नहीं है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद है, माइनस gmm अपॉन r प्लस h, नहीं प्लस h सिर्फ आर है, सिर्फ आर है। क्यों आ रहे हैं? इधर क्या दिख रहा है? ऑन द सरफेस रहेगा तो सिर्फ आर, अबाउट द सरफेस रहेगा तो आर प्लस एच, एकदम फिक्स, ठीक है। ऑन द सरफेस रहेगा मतलब रेडियस ऑफ द प्लैनेट ही गिना जाएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आर है यहाँ पे, याद रहेगा, ओके। टोटल एनर्जी E1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑन द सरफेस प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज हाफ m v एस्केप का स्क्वायर प्लस माइनस, तो माइनस gmm अपॉन r। तो ये E1 मेरे को मिल गया, राइट, ठीक है। इसको डब्बे में डाल दिया मैंने, ओके। फिर एट इंफिनिटी, बराबर, फिर एट इंफिनिटी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या रहता है, हाफ m v स्क्वायर इस बार, बराबर, फाइनल वेलोसिटी, बट फाइनल वेलोसिटी इज 0, इजंट इट? सो हाफ इनटू m इनटू 0 का स्क्वायर, तो 0 रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस gmm एट इंफिनिटी r प्लस हाइट, बराबर। सो माइनस gmm अपॉन r प्लस हाइट कितना है? इनफाइनाइट, मतलब माइनस gmm अपॉन इंफिनिटी। क्यों? वो बचपन वाला डायलॉग, हाँ, तू नाला है, नहीं तू नाला है, तू गधा, नहीं तू गधा, तू गधा प्लस 1, बचपन में करते थे हम, तू गधा रेस टू 2, जिसको थोड़ा बहुत मैथ्स आता था बच्चा, वो रेस टू में बात करता था, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तू गधा इनफाइनाइट, तू इनफाइनाइट प्लस 1, ये है इसको, ठीक है। सो इनफाइनाइट प्लस एनीथिंग इज इनफाइनाइट,
ओके और याद है थोड़ा सा मैथ्स हम लोग ने इस बार किया था पिछली बार के डिवाइड बाय इंफिनिटी 0 क्यों होता है कि 1/10 का आंसर आता है 0.1 1/100 का आंसर आता है 0.01 1/1000 मेरे पास है तो 0.001 1/1 के पीछे अगर 2000 जीरो है मतलब इनफाइनाइट है चलो तो 0.0000.1 it is as good as 0 so 1/infinity is 0 so this upon infinity is also 0 माइनस क्यों नहीं डाला सर 0 is neither negative nor positive जैसे तुमने बचपन में सीखा था ठीक है so now the total energy E2 at infinity is equal to kinetic energy plus potential energy that is 0 ओके सो ये मेरे को एक मिला E2 is equal to 0 इसको मैं कुछ तो भी नंबर दे दूंगा 1 इसको मैं दे दूंगा नंबर 2 फिर मैं बोलूंगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो मैंने 9वीं कक्षा में सीखा था ओके वो क्या बताता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed it can be converted from one form to another and total amount of energy in the universe always remains constant इसका मतलब ये है कि धरती माता पे जब ये रॉकेट था तब जितना एनर्जी उसको दिया गया था ऊपर जाने के बाद भी उतना ही एनर्जी रहेगा मतलब E1 is equal to E2 रहना चाहिए राइट सो अगर E1 is equal to E2 रहना चाहिए व्हाट इज E1 हाफ mv एस्केप का स्क्वायर माइनस gmm अपॉन r इक्वल्स टू ये दूसरे साइड जाएगा हाफ mv एस्केप का स्क्वायर इज इक्वल टू gmm अपॉन दोनों साइड भी स्मॉल m दिख रहा है मास ऑफ ऑब्जेक्ट तो उड़ जाएगा ये 2 को ऊपर फेंकेंगे हम लोग तो v एस्केप का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm अपॉन r so v escape is equal to square root of 2gm upon r इजी ठीक है ओके इसके बाद है ना एडिशनल और भी कुछ है पता है ओके v escape is also equal to root 2gr बराबर ओके वो कैसे आता है तो वो भी देखते हैं ओके एस्केप वेलोसिटी के दो फार्मूले हैं ओके तो सपोज चलो यहाँ पे करते हैं सो हम लोग ने एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू ये हो गया 2gm अपॉन r बट क्या मुझे पता है स्मॉल g इज इक्वल टू क्या रहता है स्मॉल g इज इक्वल टू गुड मॉर्निंग मुंबई अपॉन मुंबई नहीं गुड मॉर्निंग अपॉन r स्क्वायर है तो ये दोनों सिमिलर है बट नीचे r स्क्वायर है इसके पास r है राइट तो मैं क्या करूंगा उसके बाद पता है मल्टीप्लाई बाय r टेक्स्ट बुक में नहीं दिया तुमको करना है ठीक है अब ये देखो gm अपॉन r स्क्वायर दिख रहा है So escape velocity is equal to root के जगह root 2 के जगह 2 gm upon r square मतलब small g ना और यार ये पूरा कचरा मतलब small g ना कैसे आया तो लिखने का g is equal to gm upon r square तो मेरे पास escape velocity के दो फॉर्मूले हैं एक root 2 gr और एक 2 gm upon r याद रहेगा ठीक है डन करो यहाँ तक ओके सो नेक्स्ट वाला आता है कि also find the value है ना फाइंड द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी ठीक है तो अपन इसका फार्मूला लिखेंगे भाई एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल g एंड r तो स्क्वायर रूट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2gr ठीक है 2 इनटू एंड ये क्या रहेगा 6.4 इनटू 10⁶ मीटर्स सर रिवीजन क्या कराएगा कौन सा वाला डेरिवेशंस चैप्टर नहीं है सारे चैप्टर ठीक है सो स्क्वायर रूट ऑफ 2gr 2 के जगह 2g के जगह 9.8 r के जगह पे ये सीधा सीधा आंसर 11.18 into 10⁻³ 10⁻³ है ना मीटर पर सेकेंड सर 3 कैसे आएगा 3 आ जाएगा कैसे वो नहीं गिनना है अप्रोक्सीमेटली 11.2 into 10⁻³ या तो 11.2 किलोमीटर पर सर 10⁻³ नहीं दिया है मतलब हाँ 10⁻³ नहीं दिया जाता 10⁻³ नहीं दिया है सर पॉइंट के बाद एक ही नंबर
नंबर है ना दोनों के पास, तो दो ही जीरो कट होंगे अरे ना। पागल लड़की, ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड दिया है ना डायरेक्टली उसने। हाँ। ये क्या है? अच्छा स्पेस वाले में जाओ, यू लिटिल राक्षस। ओके, या तो इज्जत से ये वाला करो, एस्केप वेलोसिटी इज √2gm/r, और सीधा 2 के जगह 2g के जगह ये 11.18 into 10⁻³ देखो, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन कौन सा करना है हमको, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिया, आंसर सीधा लिखना है 11.18 तो बाहर कर। खत्म into 10⁻³। समझ गया? हाँ। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट वाला चैप्टर नंबर 4, अभी किसी ने तो बोला था जूल्स लॉ वाला डेरिवेशन, ठीक है। तो डिराइव जूल्स लॉ, सबसे पहला तो डायग्राम बनाना है जूल्स लॉ वाला, पता है ना कौन सा वाला डायग्राम, ऐसा डब्बा है, ऐसा इधर झिंगाट है, पता है ना, ओके। और ये ए बी है, ठीक है। फिर इसके अगेंस्ट मैंने कुछ तो भी पोटेंशियल, सॉरी वोल्ट मीटर लगा के रखा है, वो वी ए बी दिखाता है मेरे को। यहाँ से करंट ऐसा आई पास होता है, ओके, ठीक है। अब इसमें भाषण क्या लिखेंगे, ए बी कौन है, रजिस्टर, ए बी बैटरी कुछ नहीं है। अच्छा मैंने बैटरी नहीं बनाया है, हाँ। मैंने आपका डायग्राम ही नहीं बनाया, मैं तो सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ कि ऐसा डायग्राम है, फ्लक्सी भी नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया मैंने, हाँ। ये तुमको बनाना है, ठीक है, ओके। सो लेट आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, या आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस ए बी, लेट वी ए बी बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। हमेशा याद रखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, ओके। करंट हमेशा फ्लोइंग थ्रू होता है, थ्रू, वर्ड याद रखने के, ठीक है, डन। ये सब कुछ हो गया। देन I के जगह पे पता है ना I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है, सो Q क्या है, चार्ज पासिंग, फिर से थ्रू द रेजिस्टेंस इन टाइम t, right, in time t, q is the charge passing through the resistance in time t। तो मैं सब बता रहा हूँ, ये कौन है, वो कौन है, सब सब सब, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया, लेट w be the electrical work done, सिर्फ वर्क डन नहीं लिख सकते, अच्छा नहीं है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन टाइम t, कौन करता है इलेक्ट्रिकल वर्क, चार्ज, लेट w be the electrical done by charge q in time t, ठीक है, ओके। याद रखो इसमें 9th स्टैंडर्ड का मैं बहुत सारा फार्मूला यूज करने वाला हूँ, याद है तुमको कौन सा, ओके। 9th स्टैंडर्ड वाले फार्मूले कौन से इसमें यूज होंगे, एक तो I इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, I इज इक्वल टू Q अपॉन T यूज होगा, एक होगा W इज इक्वल टू VQ, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या था, याद है, कितना वर्क करना पड़ा पर चार्ज, ओके। सपोज यहाँ से यहाँ तक पॉइंट A है, पॉइंट B है, यहाँ से यहाँ मैं लेके जा रहा हूँ चार्जेस को, Q को, कितना वर्क मेरे को करना पड़ा, उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, वर्क डन पर चार्ज। V इज इक्वल टू W अपॉन Q, यहीं से लिया है हमने, W इज इक्वल टू VQ, ठीक है, ये 9th का है। और तीसरा 9th का चीज मैं यूज कर रहा हूँ इधर, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, मतलब एनर्जी अपॉन टाइम, और याद है ना वर्क और एनर्जी सेम है। और एनर्जी कंजर्वेशन, जो एनर्जी वो चार्जेस लगाएंगे ना इधर से उधर मूव होने के लिए, वही एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। सो अगर चार्जेस आर मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस गिवन बाय द रेजिस्टर, ठीक है। 9th में याद है हम लोग ने बोला था कि कोई अगर बच्चा है उसको बार बार किसी चीज के लिए टोका जाए तो गर्म हो जाता है, भड़क जाता हो, सेम है, राइट, वो है रेजिस्टेंस, तुमको पास होना है, चार्जेस को पास होना है,
बट उसको रोका जा रहा है तो हीट एनर्जी बनता है, उसका एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी, राइट। तुम में एनर्जी रहता है, हम लोग पढ़ेगा। आज मैं यह पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करूंगा, बट तुम्हारे घर में ऐसा कुछ हो गया जिसके वजह से तुम्हारा वो पढ़ने वाला एनर्जी गॉट कन्वर्टेड जस्ट हीट एनर्जी, अब पढ़ने वाला एनर्जी खत्म हो गया, तुम गर्म होने में चला गया। समझ में आया? इसके लिए दिमाग को ठंडा रखना है, जैसे जैसे तुम्हारा एग्जाम नजदीक आएगा एकदम कूल रहना। ओके, पेरेंट कुछ भी बोले ओके करता हूँ, अभी बुक खोल देता हूँ। अब है ना, शुरू किया जाए ऐसे, थैंक यू मम्मी, तूने मेरे को याद दिलाया, बुक निकाला। ऐसे क्या मैं अच्छा थैंक यू बोला, पढ़ने के लिए पढ़ रहा हूँ तो ठीक है। जिसकी मम्मी थैंक यू से नहीं मानती, सॉरी से मानो, दोनों में से जो चले, लेकिन अपना दिमाग ठंडा रखने का। वो लोग गलत भी नहीं बोल रहे होते हैं, ठीक है, तो उनको सिर्फ ये बताना होता है तुम सही, हम करें पढ़, ठीक है। आज ये खत्म कर, हाँ आज ही हो जाएगा, तब तक मैं सोएगा नहीं, तब तक मैं मोबाइल हाथ में नहीं लूंगा, तब तक मैं टीवी नहीं देखूंगा, ये मोबाइल निकाल के मम्मी को दे देने का, ले तब तक मैं वापस दे देना, जब तक मेरा खत्म नहीं होता, तो उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, हाँ ये पढ़ने लग गए, समझ गया? ठीक है, सो यूज योर एनर्जी फॉर द राइट पर्पस, डोंट कन्वर्ट इट इनटू हीट एनर्जी, समझ गया? ठीक है, सो अब इतना सब मैंने भाषणगिरी कर लिया है। यहाँ पे शुरू कहाँ से होगा ये, ठीक है, इतना सब कुछ हम लोग लिखेंगे। इसके बाद वाह ऐसा एक बिल्डिंग है, एवरेस्ट अपार्टमेंट समथिंग कुछ तो भी है, खड़ा पड़ा आजू बाजू कुछ, ठीक है। चलो तो अब स्टार्ट कैसे करेंगे, पावर से चालू होता है, ये पता है ना? ओके, अच्छा यहाँ पे डायलॉग भी मानना पड़ेगा, लेट पी बी द इलेक्ट्रिकल पावर। ओके, सब लेट चालू है, कुछ नहीं, मैं ऊपर इसके ऊपर बहुत सारा भाषणगिरी लिखा है, अपन को याद नहीं होता वो, तो सब लेट दिस फिर रुक जाने का, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में लेट दैट ठीक है। ओके चलो, और यहां पे आने से पहले इफ, ये याद रखेंगे बस, इसके पहले इफ P is the electric power then, कॉमन देखो टिपिकल हर जगह काम करता है ये फॉर्मूला, ठीक है। इफ P is the this then P is equal to क्या जमाना में ना, वर्क अपॉन टाइम, ओके, बट वर्क इज इक्वल टू VQ है, ओके, V जिधर भी रहेगा वहां पे VA भी है, पता है ना, वर्क इज इक्वल टू VQ है, ठीक है। अब मुझे पता है कि Q अपॉन T क्या होता है, I, याद रखो, who is QT, खत्म, सोचना ही नहीं है, ठीक है, तेल लगाने का साहब, ओके, who is QT, I, ओके, इधर रीजन लिखना पड़ेगा, I is equal to Q upon T, कोई तरह मार्क्स नहीं काटेगा, ये सेटल है यहाँ पे, है ना, ठीक है। देन उसके बाद फिर हम लोग बोलेंगे कि भाई एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम भी होता है, देखो पावर अगर एनर्जी अपॉन टाइम है तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम है, राइट, ठीक है। ओके, तो फिर बोलने का द इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय द चार्ज गेट्स कन्वर्टेड टू द एनर्जी, हीट एनर्जी, राइट, ठीक है, हीट एनर्जी, therefore H is equal to P into T, एनर्जी इज पावर इनटू टाइम, बट ये एनर्जी हीट एनर्जी है, बराबर, ठीक है। जिसको याद नहीं रहेगा कांसेप्ट सीधा लिखना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPT, खत्म, ठीक है। ऊपर क्या याद आना चाहिए मेरे को, P is equal to W upon T, वर्क अपॉन टाइम, वर्क की जगह पे VQ QT मैं I, ठीक है। ये भी याद नहीं आता किसी को, बिंदास लिखो P is equal to VI, कुछ तो लिखो, बीच में का छूटा चलेगा, P is equal to VI, VIP याद है ना, VIP, ठीक है, सो VIP ये याद रहेगा, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद मुझे पता है कि पावर इज इक्वल टू VI है, राइट, ओके, सो इसको अगर 1 दे दिया तो मैं यहाँ पे H is equal to P के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, VAB into I into T, कहाँ से आया, फ्रॉम 1, या तो फ्रॉम 1 लिखो या तो इधर से लिखो P is equal to VI, समझ गया, ठीक है। यहाँ तक
अच्छा, अब एक बार h इज इक्वल टू वी आई टी हो गया ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मार्क कर लेने का यहाँ, ठीक है। फिर यहाँ पे है ना एक चीज, एक मिनट, ये लोग साइंस में अभी भी सीरियसली नहीं पढ़ रहे, इन्होंने जो भी टेस्ट दिया था ऐसा आंसर लिखा ना, आप लिटरली ऐसे व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड, व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड, बताओ Chemical bond between क्या the लिखा carbon है? atom. हाँ, ये The- ऐसे the covalent bond ऐसे the chemical हाँ, bond of two valence electrons between two atoms. ठीक, कल ही मैं तेरे पापा से तारीफ कर रहा अरे था, नहीं सर मैं फोन करके बोलूंगा कल का तारीफ कैंसिल ना लगे तुम्हारी बेटी। आंसर क्या two लिखा है? valence electrons between two atoms ऐसे ही कुछ तो। बेटा सब बराबर है वो, तू लेकिन बोल्ड ढंग से नहीं रही। The atom which the atom which forms covalent bond is called covalent bond. Very good. Genius answer. What is functional group? Genius. The group which functions is called functional. थ्योरी तो पढ़ के जब तुम लोग न्यूमेरिकल्स नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट थ्योरी पे कंसंट्रेट करो। वेरी गुड। ये कौन था जीनियस? के नाम नहीं मालूम। पता नहीं, ये हमारे यहाँ पे कुछ ज्यादा एथिक्स फॉलो होता है। नेक्स्ट टाइम से याद रखना, नाम याद रखना, लिख बोर्ड पे लिख देना, ये आंसर किसका है, नीचे नाम लिखना। हाँ बोलो। Yeah, definition. Of course. The bond formed by sharing of electrons between two atoms is called हाँ, covalent bond. the bond formed by sharing of valence electrons. Sharing of valence electrons, ठीक है, between the two atoms is called as covalent bond. Okay, ठीक है, चलो। So एक बार ये हो गया, then उसको मालूम है कि according to Ohm's law करने वाला हूँ मैं अभी, है ना? So according to Ohm's law, Ohm's law क्या है? V is equal to IR, इसको दे देते हैं अपन 2, therefore equation 2 becomes, क्या आएगा? H के जगह H आएगा, V के जगह पे आ गया IR into IT, so H is equal to I into I square RT, ये हो गया equation number 3। फिर से मैं Ohm's law यूज करने वाला हूँ। ओके, कैसे याद रखने का पता है? ये इसके बाद ये स्टेप कैसे याद रखने का, ऐसे सोचने का, एक बार V को चेंज करने का IR, एक बार I को चेंज करने का V अपॉन R। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू Ohm's लॉ, फिर से Ohm's लॉ दो बार आया, I इज इक्वल टू V अपॉन, कैसे सर? अरे ये R इधर गया तो V अपॉन R आएगा ना। ओके, सो देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स H के जगह H, V के जगह V, I के जगह V अपॉन R इंटू T, सही है? सो H इज इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन, जिधर जिधर V है सब जगह A भी है, बस इतना याद रखना, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। सो अब इज्जत से फ्रॉम 2, 3 एंड 4 ऐसा लिख सकते हो, या सीधे सीधे H इक्वल्स टू, देयरफॉर H इक्वल्स टू सब लिख देने का, VIT equals to I square RT equals to V square T upon R। By the way, इसमें जूल्स लॉ क्या है? ये वाला, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं दिस इज, सर वो लिखना जरूरी है बिल्कुल, दिस इज जूल्स लॉ। लेकिन जूल्स वाला फंसा है तो वो भी लिखेंगे। ओ, क्योंकि है ना, कभी कोई एग्जामिनर बोल सकता है मैं 5 मार्क का ये था तो मैं इतना तक तेरे को क्यों दूं 5, 2 मार्क तो वो, इतना तक 3 क्यों दूं, ठीक है। तो सब लिख डालने का, मत समझ ही नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि टेक्स्ट बुक में भी यहाँ तक है पूरा, ठीक है। तो रिस्क का ही नहीं। So derivation कितने मार्क का आता है? 4 to 5, 3 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपन छोटा है तो। और ये याद है ना तुम लोगों को कैसे याद रखने का? I am standing between VT station, याद है? I am standing between VT station. I am following Indian Railway timetable, याद है ना? I square RT, Indian Railway timetable। I square कैसे याद रखने का? Proud Indian दोनों बेड़ा, I square RT। और यहाँ पे मैं वहाँ पे बैठ के क्या कर रहा हूँ? रवा खा रहा हूँ, नीचे बैठ के रवा खा रहा हूँ, तो अपॉन R है, एंड रवा इज वेरी वेरी टेस्टी, ठीक है। ओके, और मैं समर वेकेशन है जहाँ पे मैं घूमने जा रहा हूँ, तो फिर H 8, ठीक है। सो ऐसा करना है। चैप्टर नंबर 4 में और कोई डेरिवेशन नहीं है, एक ही है ना ये। इसके बाद कौन सा वाला चैप्टर में डेरिवेशन है? सीधा 10th पे, इतना ही डेरिवेशन चैप्टर है।
डेरिवेशन मतलब फ्री फुकट मार्क्स जाना नहीं चाहिए, इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है। और सर अगर हम लोग ने वो भाषण जो ऊपर का ये सब है वो नहीं लिखा तो आधा मार्क जाने दे। बारह में गया। 2 मार्क के लिए डायग्राम है, 5 मार्क का क्वेश्चन अगर रहेगा 2 मार्क तो सिर्फ डायग्राम रहेगा, ठीक है। आधा आधा ये डायरेक्टली अगर ये कुछ याद नहीं आ रहा है किसी को, सीधा P इज इक्वल टू याद है लिख दे सीधा, ठीक है। ये तुमको ये समझा क्या, H इज इक्वल टू VIT के बाद एक बार यहाँ पे ओम्स लॉ लगाया, एक बार यहाँ पे, ओके। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली ये फिर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ और सीधा ये सीधा वो, ऐसा नहीं करने का। ओके, इसमें भी डेफिनेशन लिखने का कोशिश करो, ढूंढो कहाँ पे है और लिखने का कोशिश करो। बाय द वे लास्ट वाला जो पार्ट था ना, मतलब जहाँ पे जूल्स लॉ हमने किया था, ठीक है। तो जूल्स लॉ कहीं टेक्स्ट बुक में लिखा नहीं हुआ है, तुम्हारे नोट्स में रहेगा, राइट। हाँ, सो क्वांटिटी ऑफ हीट जनरेटेड, जूल्स लॉ का क्या लिखने का स्टेटमेंट नोट से देखना। क्वांटिटी ऑफ हीट, इधर देखो, क्वांटिटी ऑफ हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर of resistance R when the current I flows through it for time t is given by H is equal to, या तो is given by या is directly proportional to square of the current, resistance of the conductor and time for which the current flows through it. The heat generated, quantity of heat generated in a conductor, कौन सा कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस R है, of resistance R, कब, when current I flows through it, कितने टाइम के लिए, for time t is directly proportional to square of the current, resistance of the conductor and time for which the current is passed, ठीक है। उतना लिखना है तुमको जूल्स लॉ। तो कांस्टेंट आएगा यहाँ पे। हाँ ठीक है, बट वो कांस्टेंट हम लोग नहीं लिखेंगे, जूल्स लॉ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे लिखेंगे। चलो, क्रिटिकल वेलोसिटी का डेफिनेशन ढूंढना है और फिर बाद में आएगा डायग्राम। डायग्राम में तुम बनाओगे एक गोला, फिर यहाँ पे तुम्हारा कोई तो भी ऑब्जेक्ट समथिंग, इसका मास है m, ये ऑब्जेक्ट को एक वेलोसिटी दिया है, उसी को क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी को ही टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी को ही ऑर्बिटल वेलोसिटी भी बोलते हैं, सब यही है, ठीक है। 3 अलग अलग नाम है लेकिन चीज वही है, लाइक गॉड है ना। संस्कृत वाले पब्लिक कौन कौन है, बहुत सारे हैं। ऋग्वेद का है ना एक वर्ष है, एकम सत सुना है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। एकम सत मतलब ट्रुथ इज ओनली वन, ओके। विप्राह knowledgeable person, call it by different names, बहुधा वदंती, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, truth is only one, knowledgeable people call it by different names, ठीक है। तो ये 3 नाम। देन ये है अपना धरती माता, ठीक है। और धरती माता से ये डिस्टेंस r रहेगा, बट स्मॉल r इज मेड अप ऑफ कैपिटल R एंड H। क्यों? क्योंकि भाई मैं सैटेलाइट का बात कर रहा हूं, अबाव द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब r प्लस h हो गया, सीधा सीधा, दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है। सो ये सब डायग्राम तुम लोग ने बनाया। फिर बाद में लेट आते हैं, लेट m बी द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग, या m बी द मास ऑफ द सैटेलाइट, करेक्ट। कैपिटल M बी द मास ऑफ द अर्थ, यूज आए नहीं आए लिख डालने का,
ठीक है, स्मॉल आर इज द ऑर्बिटल रेडियस, स्मॉल आर ऑर्बिटल रेडियस है, नॉट द रेडियस, स्मॉल आर इज ऑर्बिटल रेडियस, ओके, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेट स्मॉल आर बी द ऑर्बिटल रेडियस ब्रैकेट में r plus h, where capital R is the radius of the earth and h is the height above the surface of the earth. इतना सब बकवास करते हैं. Then, ठीक है, लेट ये सब ये लिखा, then critical velocity Vc is equal to mv square upon r. तो m क्रिटिकल वेलोसिटी क्यों लिखा मैं, क्रिटिकल वेलोसिटी तो vc है ना, तो लेट मी आएगा, लेट vc बी द क्रिटिकल वेलोसिटी, देन के बाद सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, देन सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है, यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी आएगा, यहाँ पे r आएगा, ठीक है, सो विच इज इक्वल टू नथिंग बट mv का स्क्वायर, स्मॉल r की जगह पे क्या आएगा, r प्लस h, इसको मैंने दे दिया 1 कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स यही है, ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब सेंटर सीकिंग फोर्स है ना, ऐसा ताकत जो इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, वो तो ग्रेविटी भी है, सेम है ना, ओके, कोई ऑब्जेक्ट अगर गोल गोल घूम रहा है तो उस पे एक फोर्स लगती है टुवर्ड्स द सेंटर, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, बट ये सेंट्रीपिटल फोर्स इज बिकॉज़ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ओके, याद रखो कोई भी ऑब्जेक्ट है ना सीधा जाना चाहता है ना, नाइन्थ में था ना हम लोग को टेंजेंशियल टू द ऑर्बिट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर छोड़ दिया इसने, अर्थ ने इसको छोड़ दिया तो सीधा ही जाएगा ना ये, तो एक्चुअली जाना चाहता है सीधा, उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे ही है, बट अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेता है, तो मतलब ऐसा जाना चाहता है, अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेता है, तो बेंड हो जाता है ऐसे, अब ये ऐसे सीधा जाना चाहता है बट अर्थ उसको ऐसे खींच लेता है, राइट, तो उधर जाना चाहता है, अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेता है, समझ रहे क्या, ओके, तो ऐसे 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 होते रहता है, ठीक है, ओके, और क्यों इसको क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं, बाय द वे, यहां से रॉकेट को ऊपर भेजने तक जो वेलोसिटी लगा हुआ है, एस्केप वेलोसिटी, ओके, सो रॉकेट को मैंने लॉन्च किया, एस्केप वेलोसिटी दिया उसको, एस्केप वेलोसिटी दिया, और सब ये रीजन आएगा बहुत सारा, क्यों मल्टी स्टेज रॉकेट यूज करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, वेट, वो सब बोलोगे तुम लोग, कि सब कुछ नीचे रह जाएगा, ऊपर तक सैटेलाइट जाएगा, ओके, सैटेलाइट के पास भी इंजन रखते हैं वो लोग, थ्रस्टर्स रहता है उसको भी, ऊपर तक जाएगा, इसको रोकते हैं ये लोग, रिमोट से हैंडल होता है नीचे से, ठीक है, इसको रोका जाता है, ठीक है, अब अगर तुरंत इसको फास्ट चालू नहीं किया तो ये गिर जाएगा नीचे, तो चालू करना है, तो चालू किया, अगर ये वेलोसिटी ज्यादा रहा तो अर्थ का ग्रेविटी इसको पकड़ नहीं पाएगा, सीधा चला जाएगा ये, अगर इसका वेलोसिटी कम हो गया तो ऐसे गोल 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 स्पाइरल होके अर्थ उसको खींच लेगा, नीचे आ जाएगा, तो वेलोसिटी कम हुआ तो गिरना है, वेलोसिटी ज्यादा हुआ तो गया मेरा करोड़ों रुपए दोनों इसमें जाएगा, है ना, ठीक है, तो उतना ही देना है कि ये बैलेंस हो सके, राइट, बैलेंस कब होगा, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो इसको चाहिए विल बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, तब बैलेंस हुआ ना, ठीक है, ओके, तो ऐसे वाला वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं, सेम जब तुम्हारा पेरेंट्स तुमको डांटता है और कभी नहीं डांटता है, ज्यादा डांट लिया तो आएगा नहीं घर पे वापस, मैं जा रहा हूँ भी नहीं बोलता हूँ, सीधा मोबाइल पॉकेट में डालता है, ढूंढना पड़ता है किधर, ठीक है, कम डांटा, नहीं डांटा, सब इग्नोर मारा, बेटा 0 ला रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे ही मम्मा का होता है ना, कोई बात नहीं, इट्स फाइन, ठीक है, गले पे तो बैठना है, अपना है धंधा, ठीक है, आगे कौन चलाएगा, तू ही तो चलाएगा, सब मैंने इतना पैसा किसके लिए जमा किया, ठीक है, तू किसी काम का नहीं रह जाता हो, क्योंकि उसके मम्मा पापा ने तो बहुत मेहनत करके बनाया ना बिजनेस, इसको तो आता नहीं, तो डुबाएगा ही, कॉमन सेंस है, ठीक है, सो डाटा कम या नहीं डाटा तो भी गिरना है, ज्यादा डाटा तो भी गया, परफेक्टली डांटते, गिना चुना नापा तुला डांट रखता हूं, तुमको लगता है कि मेरे को बहुत ज्यादा डांटा गया है, उनको पता है कितना डांटना है, परफेक्ट डांटते हो,
एकदम परफेक्ट। जब तुम लोग का थ्रेशोल्ड होता है ना, बस इससे ज्यादा इसको डांटूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो रुक जाते हो लोग, चुपचाप से साइड में चले जाते हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है, देखो अब डांटा ही नहीं है तुला बोलून काही फायदा नहीं, मतलब ये थ्रेशोल्ड है, अब मेरे को नहीं डांटना है, ठीक है, अब मेरे को नहीं डांटना, वो समझ गया, इतना बस आज के लिए बस, ठीक है। फिर अगर फिर बाद में कंट्रोलिंग, ठीक है, खाना खा लेते ओके। फिर ये लोग भाव खाना चालू करते, मेरे को भूख नहीं है, खा ले अभी, क्या नाटक नहीं करते, तेरे अच्छे के लिए बोला था मैंने, ठीक है। भूख तो हमको लगी रहती है, चलो खाना खा, ये नॉर्मल है, दूसरे दिन से वापस हो फिर से वही, ठीक है। तो तुमको समझा क्यों क्रिटिकल है वो, वेरी क्रिटिकल, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, ठीक है। सो ऐसा देना है। सो ये हो गया 1। देन उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स वो भी F रहेगा, इज इक्वल टू मेरे को पता है G M अपॉन R plus H। वेरी गुड, क्यों? क्योंकि अबाउट द सरफेस है यार, ठीक है, R plus H the whole square, अबाउट द सरफेस है, दिमाग में लगाने का, ठीक है। ओके, सो ये हो गया 2। ओके, फिर हम लोग बोलेंगे कि भाई सेंट्रिपिटल फोर्स इज गिवन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, ठीक है। या तो सेंट्रिपिटल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, ये नहीं लिखा तो भी पढ़ लिया, फ्रॉम 1 and 2 सीधा सीधा यहाँ पे m क्रिटिकल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन r plus h इज इक्वल टू g mm अपॉन r plus h द होल स्क्वायर, ठीक है। स्मॉल m कट हो जाएगा, एक R plus H भी और एक r plus h और एक r plus h कट होगा, सो क्रिटिकल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू gm अपॉन r plus h, h है ये, ठीक है। सो क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ gm अपॉन R plus H। कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे ही याद रखने के लिए, क्रिटिकल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे अपन, इधर 2gm अपॉन r है, या तो √2gr है, ठीक है। और क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, gm अपॉन r plus h। मैं कैसे याद रखता हूँ बताएं, मैं ऐसे याद रखता हूँ, इधर h दिया है देखो, तो 2 नहीं है, इधर 2 है, समझ गए? ओके, और सर कैसे याद रखेगा, इधर 2 है, एस्केप वेलोसिटी है ना, तो ज्यादा चाहिए, तो 2 ले लो, इधर 2 आ गया तो इधर h नहीं, ऐसे याद रखो, समझ में आ गया? ठीक है, इट्स लाइक मतलब तेरा अगर अलजेब्रा खराब है तो तेरा ज्योमेट्री अच्छा है, वाइस वर्सा, कुछ ना कुछ कम कुछ ना कुछ ज्यादा, है ना, इजी है, ठीक है, ठीक है, डन। चलो ये तो तुमको समझ में आ गया, इसका डेफिनेशन नहीं है, इसका डेफिनेशन तेरे को खुद बनाना है बेटा, बना सकती है, देखो अपन ढूंढते क्रिटिकल वेलोसिटी, अरे है इधर, देखो 1 2 3 4 फोर्थ लाइन है, पेज नंबर 137, फोर्थ लाइन। टू पुट द सैटेलाइट इन इट्स प्रॉपर ऑर्बिट एट स्पेसिफिक हाइट अबव द अर्थ सरफेस, द सैटेलाइट इज टेकन टू द हाइट यूजिंग सैटेलाइट लॉन्चर, देन द सैटेलाइट इज गिवन स्पेसिफिक वेलोसिटी नोन एज है ना, ठीक है। तो समझ में आ गया इतने पे, अपन बंद करें फिर समापन, डन। चलो